Hello guys, this is Arya Kumaut and welcome to all of you once again on the online platform of education. And I want to talk a very important topic that is called narration in English, in grammar of English language. Dear students, आज हम अंग्रेजी भाषा की व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे अपन नरेशन कहते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट आई वांट टू डिस्क्लोज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेशन का हिंदी ट्रांसलेटेड वर्ड कथन होता है। नरेशन का जो हिंदी ट्रांसलेटेड वर्ड होता है उसे कहते हैं कथन। कथन मीन्स स्टेटमेंट एंड आई वांट टू डिस्क्लोज दैट स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कथन हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। मीन्स जो नरेशन है हमारी, वो नरेशन दो प्रकार की होती है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं? पहला देखिए आप, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है इनडायरेक्ट। फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट नरेशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन प्रत्यक्ष। डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परोक्ष या अप्रत्यक्ष। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन मीन्स प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स परोक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन में वाक्य का प्रकार क्या होता है, वाक्य में चेंजेस क्या होते हैं? तो डायरेक्ट नरेशन इज द नरेशन इन विच कन्वर्सेशन टेक प्लेस फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने होने वाली जो वार्तालाप होती है वो डायरेक्ट नरेशन में आती है। और इनडायरेक्ट, जैसे कि नाम से ही कन्फर्म है कि जो आमने सामने नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, यानी कि फेस टू फेस जो वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना जो उस समय वो मौजूद नहीं था, जो प्रत्यक्ष वार्तालाप का वो प्रत्यक्ष वार्तालाप के समय मौजूद नहीं था, तो उसे अपन इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। सबसे पहले मैं वन बाय वन इनको डिस्क्लोज करता हूं। सबसे पहले देखिए, अपन बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन पर, और डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में जैसा कि प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के इन्वर्टेड कोमा में बंद करके प्रस्तुत करना डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। व्हाट इज अ डायरेक्ट नरेशन? क्लोजिंग एंड प्रेजेंटिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर विदाउट एनी चेंज एज पर दे आर इन inverted comma is called direct narration. Pay attention once again. Closing and presenting the words spoken by the speaker without any change as they are in an inverted comma is called direct narration. Is called direct narration. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेज he is a boy. मोहन सेज he is a boy. मोहन कहता है वह एक लड़का है। यहां देखिए दो पार्ट है, ये स्पीकर है, वक्ता है, और इसके द्वारा कहे गए शब्द हैं जिनको हमने इन्वर्टेड कोमा में जैसा इसने कहा था वैसा का वैसा बिना किसी परिवर्तन के यहां रख दिया है, जो डायरेक्ट नरेशन का प्रकार होता है। अब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स परोक्ष कथन, जिसको अपन अप्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर उनके भावार्थ को प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। मीन्स presenting the words uttered by the speaker as per the required changes is called indirect narration.
इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेज दैट he is a boy. Mohan says that he is a boy. Here, this is the direct narration. Because the words uttered by Mohan has been presented here without any changes. And here, these are the words also uttered by Mohan, but here the words have been presented after having the required changes. आफ्टर हैविंग द नेसेसरी चेंजेज, जस्ट लाइक हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, जस्ट लाइक हमने इसमें कनेक्टिव दैट का यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं और वहां अपन देखेंगे डायरेक्ट नरेशन के वाक्य की एक प्रकार से संरचना। तो अपन डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं फिर से, और देखिए डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है वह डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के प्रकार पर बात करते हैं कि ये वाक्य कैसे लिखा जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन वाक्य के दो पार्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। द सेंटेंस ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट इज reporting verb and second is reported speech. Second is reported speech. Dear students, we can see the sentence of direct narration is divided into two parts. First part of the sentence is divided by commas and this part is called by the name of reporting verb. And other part of the sentence is completely closed into inverted commas, and the part that is completely closed in inverted commas is known or called by the name of reported speech. Dear students, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करना, यानी कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना एक प्रकार से लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन से यू विद ए गारंटी दैट इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ये बहुत ही सामान्य एक्सरसाइज है और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, आप नियमानुसार मेरे बताए हुए 3 नियम लगा देना, और 3 नियम लगाने के बाद आपका जो सेंटेंस होगा डायरेक्ट नरेशन का वो बड़े आसानी से देखते ही देखते इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कौन कौन से रूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं रूल्स ऑफ चेंजिंग। आपको भी ये नोट कर लेना है कि रूल्स ऑफ चेंजिंग क्या है। इसको अपन रूल्स ऑफ चेंजेस भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन के नियम हैं, इन परिवर्तन के नियमों को मैं 3 भागों में बांटता हूं, ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए पर, और ए में मैं लिखता हूं चेंजेज इन आरवी। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। पहला नियम कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। और रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदल जाती है। इफ द सेंटेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब has any object just after the given verb, then the given verb of the sentence will be changed according to or as per the rules. नियमों के अनुसार बदल जाएगी। देखिए, मैंने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सेज टू,
तो वो हो जाएगी टेल्स, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, तो वो हो जाएगी टेल, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो उसका हो जाएगा टोल्ड, तो उसका हो जाएगा टोल्ड। लेकिन ये परिवर्तन कब होगा? ये परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में क्रिया के बाद कर्म होगा। जैसे कि अपन थोड़ी सी बात करें, यहां एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में देखा, सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा राम सेज, और यह आपका इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया। तो जब आप इस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो देखिए राम सेज का राम सेज ही रहेगा, राम सेज का राम सेज ही रहेगा। आप इसको टेल्स में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, और रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्रिया कब बदलेगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे कि इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, और मैंने लिखा राम सेज टू सीता, राम सीता से कहते हैं, और यह आपका इन्वर्टेड कॉमा लगकर आगे सेंटेंस शुरू हो गया। अब यहां देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वाक्य होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। और यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में क्रिया के बाद कर्म है, इसलिए क्रिया ऐसे बदल जाएगी। तो इस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम टेल्स सीता, राम टेल्स सीता। तो यह आपके रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन है। रिपोर्टिंग वर्ब में इससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना ही परिवर्तन होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद वाक्य में कोई कर्म है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया इस प्रकार से बदल जाती है। और यह परिवर्तन असर्टिव सेंटेंसेस के लिए होता है, क्योंकि वाक्यों के प्रकार के अनुसार कुछ अलग परिवर्तन होते हैं। तो अभी हम जो परिवर्तन देख रहे हैं वो देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेज में। कौन से सेंटेंसेज में देख रहे हैं? असर्टिव सेंटेंसेज में। और असर्टिव सेंटेंसेज में सेंटेंसेज कौन से होते हैं? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन द रूल्स ऑफ चेंजेस नंबर बी। अब अपन बी की बात करते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम मैं बताता हूं। सिंपल या कॉमन, COMMON, कॉमन रूल्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के सामान्य नियम। और परिवर्तन का सामान्य नियम क्या होगा मित्रों? परिवर्तन का सामान्य नियम यह होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो दो भागों में डिवाइडेड होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो इस नियम में क्या करेंगे? वाक्य में से कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर और उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करके, उपयुक्त संयोजक शब्द का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ दिया जाता है। मीन्स इन दिस सेंटेंस the reporting verb and reported speech is connected together after having removed inverted commas and commas from the sentence. एग्जाम्पल देखिए, हमने सेंटेंस किया, हमने सेंटेंस लिखा था मोहन सेज, और ये आपका सेंटेंस है। जब अपन ने इसको चेंज किया, आपको ये कॉमन रूल्स लगाना होगा। तो करना क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के नियम के अनुसार ये बदल जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब मोहन सेज। देखिए टेल्स क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि क्रिया के बाद कर्म नहीं है। अब हमारा ये नियम क्या कहता है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, ये कोमा हट जाएगा और ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। हमने हटा दिया, और दोनों सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए हमने दैट कनेक्टिव का यूज किया, यानी कि ये दैट कनेक्टिव लग जाएगा। ये हमारा बी सेकंड रूल हो गया।
इसके बाद अपन बात करते हैं परिवर्तन का रूल नंबर जो आपका सी है। तो सी में कौन से परिवर्तन होंगे? जब अपन रूल नंबर सी की बात करते हैं तो वहां कौन से परिवर्तन होते हैं? और देखिए तीसरा परिवर्तन है सी, और ये परिवर्तन होगा आपका चेंजेस इन आरएस। चेंजेस इन आरएस। आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। और इसका नियम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा वाक्य है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नामक जो सी है उसमें एक ही बात है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त समस्त प्रोनाउंस सन बटा 123 के अनुसार बदल जाएंगे। किसके अनुसार बदल जाएंगे? सन अपॉन 123, 123 के अनुसार बदल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन क्या है? द changes in reported speech is that all the pronouns given in the part of the sentence that is known as reported speech will be changed according to the rules of son upon 123 or son upon 1 to 3. Son upon 1 to 3. Now we are going to decode the rules son upon 1 to 3. अब डियर स्टूडेंट्स अपन सन बटा 123 को डिस्क्लोज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट इज इक्वल टू S, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू O, और नेवर चेंज, वर्ड है मेरा नेवर चेंज, कभी परिवर्तन नहीं होता, एंड यह है हमारा सन। यानी जो वर्ड लिखा था हमने सन, उसमें एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब है नेवर चेंज, कभी परिवर्तन नहीं होता। और इधर जो हमारा 1 to 3 है, यहां देखिए ये आपका जो वर्ड था 1, जो फिगर्स थे 1 to 3, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, 123। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इससे मेरा तात्पर्य है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और इससे मेरा तात्पर्य है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने देखा होगा कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 पर्सन्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो यहां देखिए मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है आपका यू। थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, दे, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, ये थर्ड पर्सन में आता है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्रोनाउंस हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोनाउन मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव। यानी ये वो प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हो जाएगा आपका हिम, सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, और इट का इट ही रहेगा, और नेम नेम के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, या सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक व्यक्ति का किसी वस्तु विशेष के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर
अधिकार बताता है। तो नी का हो जाएगा माई, अस का हो जाएगा अवर, यू का हो जाएगा योवर, हिम का हो जाएगा हिज, हर का भी होगा हर, देम का होगा देयर, और इट का होगा आई टी अपोस्ट्रोफ एस, और ये नाम के अनुसार बदल जाएगा। ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। एक और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। आपने देखा होगा कई बार एप्लीकेशन लिखते समय आप नीचे लिखते हैं योवर्स ओबीडियंटली, तो वहां जो योवर्स वर्ड होता है वह ये दूसरे प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से लिया गया है। तो यहां माई का हो जाता है माइन, MINE, यहां हो जाएगा अवर्स, यहां हो जाएगा योवर्स, यहां हो जाएगा हिज, यहां हो जाएगा हर्स, और यहां हो जाएगा देयर्स, और यहां हो जाएगा इट्स। लेकिन ध्यान रखना विदाउट अपोस्ट्रोफ होगा, और यह आपका नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और इसके बाद में जो पांचवा प्रोनाउन होता है आपका, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें माइन का हो जाएगा, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, अवर का हो जाएगा अवर सेल्व्स, योवर का योवर सेल्फ भी होता है और सेल्व्स भी होता है, SEL। यदि आप इसको सिंगुलर के लिए यूज करते हैं तो योवर सेल्फ, और प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो फिर योवर सेल्व्स हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हो जाएगा हर सेल्फ, ये हो जाएगा हर सेल्फ, ये हो जाएगा देम सेल्व्स, SELVES, और ये हो जाएगा आपका इट सेल्फ, और ये आपका नाम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा? नाम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके थर्ड पर्सन के या तीनों पर्सन के प्रोनाउंस हैं, जिनको हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिनको हमने 5 भागों में डिवाइड करके देख लिया है। यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं, now the topic that is very important, या now the fact that is very important and that plays a very important role during changing a sentence from direct to indirect narration, we are going to talk on it। अब हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैं यदि इनको डिवाइड कर दूं तो ऐसे भी कर सकता हूं कि ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, और मैंने ये एक बॉक्स बना दिया इनके लिए अलग से, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। These are the pronouns related to first person: I, we, me, us, my, our, mine, ours, myself and ourselves. And now these are the pronouns related to second person. These are the pronouns related to second person. And what are they? They are you, your, yours and yourself. Yours and yourself. और फिर बाकी के जितने भी प्रोनाउंस बचे हैं हमारे पास, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम बैक नाउ ऑन द टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेबल दैट डिस्क्लोजेस अबाउट द चेंजेस ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या? यहां देखिए, नियम हमारा यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसका जो संबंध होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो संबंध होगा वो रिपोर्टेड स्पीच से होगा। किसका संबंध होगा रिपोर्टेड स्पीच से? इसका। यानी ये प्रोनाउंस सब के सब रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, और इधर ये आपके जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके जो सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट हैं, इनका जो संबंध होगा, इनका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब से होगा। यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है और ये आपके रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित है। इन प्रोनाउंस का परिवर्तन इस नियम के अनुसार होगा। और देखिए ये कैसे होगा। ये मैंने निशान लगा दिया, ये मैंने निशान लगा दिया, और ये मैंने निशान लगा दिया। अब क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे।
और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नेवर चेंज रहेंगे, यानी कि उनको क्या करना है अपन को, उनको पैसिव वॉइस में उनको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अपन इसका एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं और बाकी के फिर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी के अनुसार या हमने जो 3 नियम लिखे उन नियमों के अनुसार सेंटेंस कैसे चेंज होगा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात करता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल क्या है देखिए। मैंने सेंटेंस लिखा, अमन सेज टू अनामिका, अमन सेज टू अनामिका, और आगे सेंटेंस है यू आर गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। अमन सेज अनामिका यू आर गुड गर्ल्स। अब अपन इस सेंटेंस को चेंज करेंगे और देखिए जैसे मैंने आपको बताया 1 by 1 ABC तीनों रूल आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आप ए अप्लाई करोगे। ए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, और रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन से संबंधित नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में क्रिया के बाद कोई कर्म आता है तो क्रिया बदल जाती है। यहां क्रिया क्या हो जाएगी, ये देखिए सेंटेंस, अमन सेज का हो जाएगा टेल्स और आगे आ जाएगा अनामिका। अमन टेल्स अनामिका, ये रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हो गया। इसके बाद में सामान्य परिवर्तन का नियम जो कॉमन रूल था चेंजेज का वो उठाएंगे। वो क्या था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा दो, हमने दैट लगा दिया, दोनों नियम लग गए। अब तीसरे नियम पर आ जाओ कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आने वाले समस्त प्रोनाउंस को सन बटा 123 के अनुसार बदल दो। तो यहां देखिए सबसे पहले कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, अनामिका, अनामिका के लिए क्या हो जाएगा सी। ध्यान ये रखना है कि प्रोनाउंस की चेंजेज ऐसे ही होगी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के स्थान पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सी हो गया, यू के लिए आया आर, तो सी के लिए आ जाएगा इज, और आगे क्या आ जाएगा गुड गर्ल। Dear students, this is the sentence that has been changed now into indirect narration, and how easy it was. Now, thanks to all of you once again.